अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 25 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिमेंटिक 1 टॉपिक नंबर 140 डेफिनेशन। पहले तो ये MCQs देख लें। द वर्ड semantics comes from Greece and sema noun which means symbol or sign. The verb is semeno which means signify. The symbol of the synonym of sema is a linguistic sign. ये MCQs हैं टोटली। सेमेंटिक होता क्या है? ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मीनिंग। बस इस टर्म के नीचे हम लैंग्वेज के मीनिंग की स्टडी करते हैं। किसी भी वर्ड के, किसी भी सेंटेंस के, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के क्या मीनिंग होगा वो इस टर्म के नीचे आता है सेमेंटिक के। Semantic is a term which is used in linguistics which studies the relation between linguistic sign and signified things. In other words, semantic is a branch of linguistics which studies about the meaning. ठीक है, हम इसमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन साइंस के बारे में पढ़ते हैं जिनसे रिलेट कर दिया गया है किसी भी मीनिंग को। साइन एंड सिग्निफाइड थिंग्स। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सॉसर था, इसने क्या कहा कि लिंग्विस्टिक साइंस कंसिस्ट ऑफ सिग्निफायर। कि जो ABCD या जो भी लैंग्वेज में कोई भी सिंबल होते हैं वो सिग्निफाई कर दिए जाते हैं, वो रिलेट कर दिए जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से, साउंड्स से या किसी ऐसी चीज़ से जो उसका मीनिंग ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मीनिंग्स हमने, ये जो सिग्निफाइड थिंग्स हैं, ये हमने स्टडी करनी होती हैं सेमेंटिक्स में। सेमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। ठीक हो गया। आगे जी टाइप्स ऑफ मीनिंग आ जाता है। ये मीनिंग भी आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। लेक्सिकल मीनिंग एक आ जाता है। ये जी डिक्शनरी लेवल, डिक्शनरी में जो मीनिंग्स होते हैं जो कि लिटरल मीनिंग्स कहलाए जाते हैं, जिसे लघवी मायनी कहते हैं उर्दू में, इसमें वो मीनिंग आ जाते हैं कि भाई डायरेक्ट मीनिंग ये है इस वर्ड का। ठीक है, इसमें वो वाले वर्ड आ जाते हैं। रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग टू वन ऑफ द 4 लेक्सिकल वर्ड्स क्लासेस। 4 लेक्सिकल वर्ड्स क्लासेस क्या हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करके डिक्शनरी में लिखे जाते हैं वर्ड और लघवी मायनी होते हैं ये। ठीक है, ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होते हैं? इसमें जी ग्रामेटिकल आइटम्स आ जाती हैं कि मतलब आपका सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होगा, ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग होगा, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन से आपके वर्ड आएंगे, सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन से आएंगे, आपका सेंटेंस कैसे होगा पूरा, आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है। ऑल अबाउट ग्रामेटिकल आइटम्स इंक्लूडेड इन दिस टर्म ग्रामेटिकल मीनिंग्स, कि इसमें सारे ग्रामेटिकल के ही आएंगे मीनिंग। ठीक है, अब जी कुछ नॉन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग भी निकल आए। वो क्या थे जी? जियोफ्रे लीच ने इसे इन मीनिंग्स को डिस्क्राइब किया। 7 काइंड ऑफ मीनिंग्स हैं ये, डिफरेंट मीनिंग्स। इसमें कौन कौन से मीनिंग आ जाते हैं? रेफरेंशियल मीनिंग आ जाता है। रेफरेंशियल मीनिंग में क्या आता है कि ऑल्सो कॉल्ड डिनोटेटिव मीनिंग, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग और सेंस, रेफर्स टू द लॉजिकल, कॉग्निटिव और डिनोटेटिव कंटेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब आपके सामने एक जुमला बोला गया है या आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा, लिटरल मीनिंग जो उसका होगा, वो आपके रेफरेंशियल मीनिंग में आएगा। ठीक है, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। उस वर्ड का, उस सेंटेंस का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो रेफरेंशियल मीनिंग में आएगा। डिनोटेटिव मीनिंग, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। ठीक है,
ये उनमें आता है। ये आपने बेसिकली, ये मैं आपको बस कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करने हैं, क्योंकि वो ऐसे एग्जैक्ट ही दे देते होते हैं उठा के बताएं ये कौन सा मीनिंग है, या इस मीनिंग के अंदर कौन कौन से आएंगे मीनिंग, रेफरेंशियल मीनिंग में कौन से मीनिंग आएंगे, तो आगे ऑप्शंस दे देते होते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत गौर से देखना है। कॉनोटेटिव मीनिंग में क्या आते हैं, एसोसिएटिव मीनिंग आते हैं। पहले तो हमने एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ा ना रेफरेंशियल मीनिंग में। कॉनोटेटिव मीनिंग में हमने वर्ड्स के साथ अपनी एसोसिएशन बना दी। मतलब एसोसिएटिव मीनिंग डिनोट्स द एसोसिएशन एंड सेकेंडरी मीनिंग द एक्सप्रेशन इवोक्स। हर इंसान के लिए हर चीज़ डिफरेंट होती है। मतलब एक सुई है, वो सुई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि वो एक बारीक सी नीडल है, एक बारीक सी स्टील की एक चीज़ है, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। पर एसोसिएशन हम उसके साथ कर देते हैं तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एसोसिएशन होती हैं। किसी के कोई उसे चुभने वाली चीज़ समझता है, किसी के लिए वो एक मुश्किल चीज़ होती है कि मिलती ही नहीं है वो टाइम पे। तो ये डिफरेंट एसोसिएशंस जो कर देते होते हैं लोग, ये जो मीनिंग होता है ये कॉनोटेटिव मीनिंग में आता है। ठीक है, हम किसी चीज़ के लिए कुछ सोचते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं, किसी चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये जो हम अपनी इंटरप्रिटेशंस कर देते होते हैं ना, अपनी एसोसिएशंस कर देते होते हैं, ये कॉनोटेटिव मीनिंग में आता है। सोशल मीनिंग, स्टाइलिस्टिक मीनिंग इज़ द इंफॉर्मेशन दैट द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कन्वेज अबाउट सर्टन सोशल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें जब आप बोलते हैं, आपका जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन होता है, आपका जो सेंटेंस होता है, आपके वर्ड जो होते हैं वो आपके सोशल करेक्टरिस्टिक्स को बयान करते हैं। मतलब आपकी सोसाइटी में जैसी लैंग्वेज बोली जाती है, जो वर्ड्स आम होते हैं, उनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि किस वे में आप वो सेंटेंस बोल रहे हैं। वो आपके सोशल मीनिंग होता है, क्योंकि आपके वो सोसाइटी में इन होता है। सोसाइटी एक दूसरे से जो होता है कल्चर्स वगैरह अलग होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जाके हम अपने इधर की कोई बात कर दें तो क्या वो समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारे कल्चर में ही नहीं रहते। तो हम जब अपने कल्चर की एक मीनिंग बयान करते हैं अपने लैंग्वेज में, वो सोशल मीनिंग में आता है। इमोटिव और इफ़ेक्टिव क्या होता है मीनिंग? आपने अपने जो है आपने अपने इमोशंस ज़ाहिर किए अपने जो है सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में। component of the expression is referred to as its effective meaning. Social meaning and effective meaning together are sometimes called connotation. ये आपने MCQs याद रखना है। Social meaning and effective meaning together are sometimes called connotation. इमोटिव और इफ़ेक्टिव को क्यों साथ में उसके रखा गया सोशल के? हम जिस कल्चर में रहते हैं, एक तो हम उसके जैसी लैंग्वेज बयान करते हैं, दूसरा ये कि हम जब अपने इमोशंस बयान करते हैं तो हम जिस कल्चर में रहते हैं हम उसके मुताबिक ही अपने इमोशंस बयान करते हैं। ठीक है, हमारे जो होते हैं सेंटेंसेस बिल्कुल वो उस कल्चर के मुताबिक होते हैं, और उसी कल्चर में हम सोशली अपने इमोशन बयान करते हैं, वैसे ही हमारे इमोशन होते हैं। हम अब जो एशियन लोग हैं उनके इमोशंस वेस्टर्न की तरह नहीं हैं। हम वैसे उनकी तरह, जिस तरह वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलते हैं, हम वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं बोलते। ठीक है, तो ये जो इमोशंस वगैरह इस तरह बयान किए जाते हैं, इसको सोशल मीनिंग के साथ कंबाइन किया जाता है और इसको कॉनोटेशन कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड मीनिंग क्या होता है? रेफर्स टू सर्टन एसोसिएशन विद अनदर सेंस ऑफ द सेम एक्सप्रेशन। आपने किसी चीज़ को बयान किया, वो किसी चीज़ को दूसरे एक्सप्रेशन में बयान कर दिया। एक जैसी चीज़ को दो अलग चीज़ों की तरह, मैं क्या बोल रही हूँ? रेफर्स टू सर्टन एसोसिएशन विद अनदर सेंस ऑफ सेम एक्सप्रेशन। Whereas collocative meaning, collocation is conveyed by characteristic word combination. सिंपल इसकी मिसाल, जैसे ये कोलोकेटिव मीनिंग क्या होता है? कोलोकेटिव मीनिंग होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करके बोल दिया। स्पून, नाइफ,
और वो फॉक, ये सब चीज़ों को अगर कोलोकेटिव मीनिंग में करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा कटलरी, उसमें आ जाएगा। इस सबको हमने कंबाइन करके एक चीज़ में रख दिया, एक वर्ड में रख दिया, उसको क्या बोलेंगे, कटलरी। तो ये क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कोलोकेटिव मीनिंग में आ जाएगा। इसी तरह किसी चीज़ को दूसरी वे में बयान कर देना उसे रिफ्लेक्टेड मीनिंग में आता है। ठीक है, एक चीज़ ऐसे है, उसे दूसरे अल्फाज में बयान कर देना उसे रिफ्लेक्टेड मीनिंग में आता है। थीमेटिक मीनिंग क्या होता है, डिनोट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैसेज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। आपने अपनी एक थीम रखी हुई है अपने पैटर्न की, अपने पैराग्राफ की, कि आपने यही थीम, इसी थीम के मुताबिक आपने कोई स्पीच देनी है, आपने कुछ लिखना है, एक थीम बस रखी हुई है। तो वो थीम के मुताबिक जब आप चलते हैं तो वो थीमेटिक मीनिंग में आ जाता है, सिंपल। ठीक है, टॉपिक नंबर 142, कॉन्सेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दैट आर कन्वेड बाय द लिटरल यूज ऑफ अ वर्ड। जो डिक्शनरी में वर्ड होते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग वही होता है, आप इस वो मीनिंग्स इस कैटेगरी के नीचे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग्स। ठीक है, इट इज़ द टाइप ऑफ मीनिंग दैट डिक्शनरीज आर डिज़ाइन टू डिस्क्राइब। ठीक हो गया। अब आगे उन्होंने वही मिसाल दी है जो मैंने पहले दी। नीडल जो होता है, नीडल, उसका सिंपल इंग्लिश में क्या मीनिंग है, थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल, डिक्लेरेटिव, डिनोटेटिव मीनिंग आ गया है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉनोटेटिव नहीं है, ये डिनोटेटिव है। ठीक है, अब अगर आप, वैसे आगे कॉन्सेप्चुअल समझाया हुआ है, बस इसका यही है, इस टॉपिक में यही बयान कर रहे हैं। एसोसिएटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग। एसोसिएटिव मीनिंग कौन सा होता है, डिपेंड ऑन पर्सनल इंटरप्रिटेशन। वही बात जो पहले मैंने कह दी कि हर इंसान के लिए हर चीज़ डिफरेंट होती है, वो डिफरेंटली उसे लेता है अपने दिमाग में। ठीक है, समटाइम्स व्हेन अ वर्ड हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वैल्यू, द वर्ड इज़ कॉल्ड अ कॉनोटेटिव मीनिंग वर्ड। एक इंसान ने एक वर्ड को पॉजिटिवली ले लिया, एक इंसान ने उसे नेगेटिवली ले लिया। तो ये जो हम खुद की एसोसिएशन कर देते हैं ना, ये इस कॉनोटेटिव मीनिंग में आता है। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट कॉनोटेशन मीनिंग इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है कि सब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जो कि बदलती रहती है। कॉनोटेटिव मीनिंग बदलता रहता है। एक इंसान एक वक्त में एक चीज़ को अच्छा कह रहा है, मे भी फ्यूचर में उसके कॉन्सेप्ट्स बदल जाएं उस चीज़ के बारे में, तो वो सब्जेक्टिव हो गया, ये चीज़ बदल गई। तो कॉनोटेटिव मीनिंग जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। उनका यही कहना है कि इसमें क्या होता है, कॉमन मीनिंग जो होता है उस चीज़ का, उस सर्टेन वर्ड का जो कॉमन मीनिंग होता है वो शिफ्ट करता है। किस तरफ, किस लिहाज से, सेंस और सर्टेन वैल्यू के हिसाब से। उस इंसान की जो सेंस होगी और वो जो सर्टेन वैल्यू उस चीज़ को देगा, उस हिसाब से मीनिंग शिफ्ट करता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, बुकवर्म इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु ऑलवेज रीड बुक्स विद अ नेगेटिव सेंस। इसमें नेगेटिव सेंस में उसको लिया जाता है, ज़्यादातर लोग इस वे में लेते हैं। ये जी पूरा का पूरा पढ़ने वाला है। कॉनोटेटिव मीनिंग इज़ द कम्युनिकेटिव वैल्यू दैट एन एक्सप्रेशन हैज़ बाय virtue of what is refers to, over and above its purely conceptual content। conceptual content के ऊपर होता है ये। ठीक है, it can vary from age to age, from society to society and from individual to individual। ठीक हो गया, ये MCQs है, ये वेरी करता है एज टू एज, सोसाइटी टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक इंसान का अपनी एसोसिएशन होती है। ठीक है, अब ये ऊपर मिसाल इसकी दी गई है, जैसे नीडल का तो हमने पढ़ लिया, वो उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट। अब इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग होगा वो क्या होगा, कुछ लोग इसे पेन में लेते हैं, इलनेस में लेते हैं, कुछ ब्लड के तौर पर इसे एसोसिएट कर देते हैं ब्लड से। ड्रग्स, थ्रेड, निटिंग, हार्ड टू फाइंड, ये सारी लोगों ने ही अपनी एसोसिएशन बनाई हुई हैं।
ठीक है। अच्छा जी, प्रोपोजिशनल मीनिंग, ओ ये पहले इसका मैं समझाती हूँ, समझ आएगा सब कुछ। पहले इसका ये वाला पैराग्राफ देख लें। Propositional are statements about the world which can be true or false. They form the basis of human reasoning and determine our views, selfhood and action. बेसिकली ये वो मीनिंग होता है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप अपनी सोच जाहिर करें, अपने मतलब टोटली आप अपने बारे में ज़ाहिर करें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, आप किस बारे में रिग्रेट करते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, टोटली आप अपने बारे में जिसमें बयान करें, उसमें ये वो सेंटेंसेस प्रोपोजिशंस में आते हैं। सिंपल मैंने आपको ये बता दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को रख के जो मैं बता रही हूँ, जो मैं आप पढ़ने जा रही हूँ, उसको समझें। प्रोपोजिशन आर स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन रीजनिंग एंड डिटरमिन आवर व्यूज, selfhood and actions. In linguistic behavior, proposition emerge in complete sentence or clauses. It is full sentence in a context that form a proposition. A jeep crashed into a barrier. अब ये MCQs है, MCQs नहीं है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा मैं बोल क्या रही हूँ। A jeep crashed into a barrier. इस्टेब्लिश अ टॉपिक सब्जेक्ट अजीब। इस सेंटेंस में एक टॉपिक इस्टेब्लिश कर दिया गया है, वो क्या है? अजीब। एंड मेक्स अ कॉन्सेप्चुअली वेरीफाइबल स्टेटमेंट अबाउट इट। अब इसमें जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, वो भी इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि अजीब क्रैश इनटू अ बैरियर, कि एक जीप जो है वो क्रैश हो गई है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल, टोटल फुल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। कोई इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई इसका कोई कुछ नहीं है। जो सामने लिखा है वो हमें समझ आ रहा है, हम उसे लिटरल मीनिंग में ले रहे हैं। सारा रियलाइजेज दैट अ जीप क्रैश्ड इनटू अ बैरियर। सारा थिंक्स दैट अ जीप क्रैश्ड इनटू अ बैरियर। ये दो सेंटेंसेस हैं। इसमें एक में सारा रियलाइजेज आ रहा है और एक में सारा थिंक्स आ रहा है। अब इसका आगे क्या है? ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन्स एन एम्बेडेड क्लॉजेस। उनका कहना है ईच, ये जो दो सेंटेंसेस है, हर एक ने दो कंटेन्स एन एम्बेडेड क्लॉजेस। ये एक एम्बेडेड क्लॉजेस पे मुश्तमिल है। ये दोनों जो है ना सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस एम्बेडेड क्लॉजेस पे मुश्तमिल हैं। क्या है जी? सारा रियलाइजेज, इसको आप दिमाग में रखें। द एम्बेडेड कंटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्ब इन द सुपर ऑर्डिनेट क्लॉजेज। उनका कहना है ये जो अंदर एम्बेडेड क्लॉज है ना, ये क्लॉज क्या है? दैट अ जीप क्रैश्ड इनटू अ बैरियर। ये क्लॉज जो है ना, ये उस चीज़ पे, उस वर्ब पे डिपेंड कर रहा है जो कि बाहर है। सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है, ये उस पे डिपेंड करता है। वो वर्ब क्या है? सारा रियलाइजेज और सारा थिंक्स। ये दो वर्ब हैं सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज में। जो अंदर वाला होगा क्लॉज, जो एम्बेडेड क्लॉज है, वो बाहर वाले वर्ब पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? उनका कहना है दो तरह के होते हैं वर्ब्स। मेंटल स्टेट वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज फैक्टिव एंड नॉन फैक्टिव। जो मेंटल स्टेट वर्ब होते हैं, जो कि इंसान की मेंटल स्टेट बयान करते हैं, वो दो तरह के वर्ब होते हैं। एक वो जो कि फैक्टिव होते हैं, एक वो जो कि नॉन फैक्टिव होते हैं। फैक्टिव वर्ब कौन से होते हैं? रियलाइज, रिग्रेट, नो। एंड नॉन फैक्टिव कौन से होते हैं? बिलीव, थिंक एंड एज्यूम। फैक्टिव सेंटेंसेस में जब आप फैक्टिव वर्ब आते हैं तो वो कौन से होते हैं? सारा रियलाइजेस दैट अ जीप क्रैश्ड इनटू अ बैरियर। इसमें वो कह रहे हैं ये फैक्टिव कैसे है कि सारा ने रियलाइज़ कर लिया कि जीप क्रैश हो चुकी है, मतलब कि एक फैक्ट है। वो फैक्ट है तो उसने रियलाइज़ किया। ठीक है, वो फैक्ट ना होता, वो हकीकत ना होती तो वो क्या करती? नॉन फैक्टिव अगर होगा तो सारा थिंग्स वो नॉन फैक्टिव है।
सोच तो आप कुछ भी सकते हैं, ये आपकी अपनी सोच है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट वो है जो उसने देखा, उसने रियलाइज़ कर लिया। जो नॉन फैक्टिव है वो आपने खुद से सोचा कि अच्छा ये हो गया होगा, जीप क्रैश हो गई होगी, ठीक है, तो ये नॉन फैक्टिव में आ जाता है। अब ओनली सारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट। प्रपोजिशनल मीनिंग इज ओनली योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या रियलाइज़ करते हैं, आप क्या ज्यूम करते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, ये सब कुछ आपके अपने दिमाग के अंदर की जो खिचड़ी है ना, उसके बारे में है, उस मीनिंग के बारे में है, ठीक है। Propositional meaning is the type of meaning that comes from the context within which the sentence is used independent of the context. ठीक हो गया। अब इस पैराग्राफ पे आ जाए। Propositional meaning is the type of meaning that comes from the context within which the sentence is used. अब इसमें एक लिंग्विस्टिक मीनिंग आ जाता है, एक प्रोपोजिशनल मीनिंग आ जाता है। लिंग्विस्टिक मीनिंग उन्होंने कहा है कि डिफरेंट होता है प्रोपोजिशन से, क्योंकि उसमें ट्रुथ वैल्यू कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे मैरी लव्स कॉरल, ये एक लिंग्विस्टिक मीनिंग है। इसमें हमें कोई लिखा नहीं हुआ कि सारा थिंग्स ये तो सारा बिलीव्स वो, या जो भी, इसमें कोई वो प्रोपोजिशनल मीनिंग नहीं है। इसमें सिंपल आपको है लिखा हुआ है मैरी लव्स कॉरल, बस उनका यही है कि लिंग्विस्टिक मीनिंग ये होता है, प्रोपोजिशनल मीनिंग वो होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोपोजिशन एक्सप्रेस्ड बाय द सेंटेंस ऑन सम ओकेजन ऑफ द सेंटेंस यूज्ड, ठीक है। जो प्रोपोजिशनल आपका मीनिंग है वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस से डिफरेंट है। ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक चीज़ डिक्लेयर हो रही है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें कोई सारा थिंग्स, सारा वो आई थिंक, आई बिलीव, आई एज्यूम, कोई कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। टॉपिक 145 द प्रोसोडिक मीनिंग। प्रोसोडिक मीनिंग कौन सा होता है? ये जो शायरी वगैरह में अक्सर यूज़ होता है कि एक रिदम होना चाहिए, एंड पे एक राइम वर्ड आना चाहिए, इस तरह के प्रोसोडिक मीनिंग होते हैं, ये उनमें आते हैं, उन चीज़ों में आते हैं। प्रोसोडी इज़ द टाइप ऑफ द ट्यून and rhythm of speech and the way these features contribute to meaning, ठीक है। आपकी ट्यून, आपके रिथम ऑफ स्पीच इसमें आता है, और ये आपके मीनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप किस तरह का मीनिंग देना चाहते हैं। इसमें आपके सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कि आप वही जो आपके एंड पे राइम आना चाहिए, आपकी तहरीर ऐसी होनी चाहिए कि वो एक प्रोसोडिक वे, आपका प्रोसोडिक मीनिंग जाहिर करे। इसमें ये पोइट्री में भी आ जाता है और ये स्पीच में भी आ जाता है। स्पीच में ये कैसे आता है? अब स्पीच में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। स्पीच कंटेन्स वेरियस लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिंग्विस्टिक डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। एक तो आपकी प्रोसोडी जो होता है, प्रोसोडिक मीनिंग में आपका डायरेक्ट मीनिंग होता है एक चीज़ का, ठीक है। आपने जो वर्ड बयान किए, जैसे हमने पोइट्री बयान की या आपने जैसे स्पीच बयान की, ठीक है, उसका आपका डायरेक्ट मीनिंग क्या है? एक आ जाता है उसमें पैरालिंग्विस्टिक, मतलब आपके अपने एटीट्यूड, आपके अपनी सोसाइटी, स्पीच कम्युनिटी के एटीट्यूड उसमें आ जाते हैं कि आप किस तरह बोल रहे हैं। मे इंडिकेट एटीट्यूड और मेंबरशिप ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी। फिर आ जाता है नॉन लिंग्विस्टिक, may indicate something about a speaker's vocal physiology, state of health और emotional state। नॉन लिंग्विस्टिक में आपके अपने इमोशनल स्टेट आ जाता है कि आप किस हालत में वो बयान कर रहे हैं, आपकी क्या इमोशनल स्टेट है, आपके लबो लहजा कैसा है, कैसे आप वो चीज़ बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉन लिंग्विस्टिक चीज़ों में आ जाता है। इन लिंग्विस्टिक प्रोसोडी इज़ कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलेबस एंड लार्जर यूनिट ऑफ स्पीच। आप कैसे स्पीच बयान कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, सिलेबल्स कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, आप हिज्जे कैसे बयान कर रहे हैं, कैसे आप रिदम ला रहे हैं, कैसे आप कोई भी स्पीच बयान करें। अब जैसे एक स्पीच होती क्या है?
तकरीर करना, तो तकरीर करना के कभी एक अंदाज़ होता है ना। अगर आप बगैर किसी एक्सप्रेशन के, बगैर किसी इन्फ्लेक्शन के सीधा सीधा बोल देंगे पढ़ के, तो कोई किसी पे कुछ असर होगा? नहीं होगा। आप एक रिदम लाएं अपने, उसमें एक जोश का वो एलिमेंट होता है तकरीर में, वो आप कहीं पे लाएं, कहीं पे आप इमोशनल हो जाते हैं, कहीं पे कुछ, तो ये चीज़ें आती हैं इन चीज़ों में, प्रोसोडिक मीनिंग में। ठीक है, कि आप कैसे किसी भी चीज़ को बयान करें, इसमें आपका इंटोनेशन आ जाता है, टोन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, रिदम आ जाता है। इसके अलावा आपकी इमोशनल स्टेट आ जाती है, द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर, द फॉर्म ऑफ अटरेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, कि आप कैसे कोई भी स्टेटमेंट बयान करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई कमांड देते हैं। फिर जी आप आयरनी और सरकास्म का भी इसमें बहुत ज़्यादा लेना देना है, कि आप कैसे कोई भी तंज में करते हैं, कोई बात अपनी किस तरह लिए दिए में बोलते हैं, गोल मोल करके बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोसोडिक वे में आ जाती हैं। प्रोसोडिक मीनिंग ये होता है। शुक्र है ख़त्म हुआ। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।